अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसाक बिल्गी फॉर जी के। तो पिछले वाले जो क्लास था उस क्लास में हम लोग साइकोलॉजी के मीनिंग एंड डेफिनेशंस के बारे में पढ़े थे। तो आज की क्लास में क्या है, उसके ब्रांचेस कौन कौन से हैं, इंडिया में साइकोलॉजी कैसा स्टार्ट हुआ, कौन वो इंसान है जो इंडिया में साइकोलॉजी को स्टार्ट किया, उसको पढ़ना है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोस की सूचना आप तक पहुंच सके। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि डेवलपमेंट ऑफ द साइकोलॉजी इन इंडिया, हिंदुस्तान में साइकोलॉजी किस तरह से डेवलप हुई। तो याद रखिए, तो 1905 के अंदर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, कौन सी यूनिवर्सिटी, कलकत्ता, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था बोजेंद्र नाथ सील। कलकत्ता के अंदर पहले साइकोलॉजी को पढ़ाना स्टार्ट किया। तो एक प्रोफेसर थे, तो साइकोलॉजी को क्यों पढ़ा इन्होंने बोल गए, तो इन्होंने साइकोलॉजी को फिलॉसफी के साथ पढ़ाया। फिलॉसफी की जो डिपार्टमेंट थी वो फिलॉसफी के डिपार्टमेंट के साथ साइकोलॉजी पढ़ाया। इसके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं था, साइकोलॉजी को पढ़ाया फिलॉसफी के डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो शुरुआत थी। तो क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि साइकोलॉजी इट इज अ पार्ट ऑफ द फिलॉसफी इन अर्ली डेज, पहले दिनों में वो फिलॉसफी का एक पार्ट था। तो इसीलिए इनको क्या करते हैं, साइकोलॉजी का पहला प्रोफेसर माना जाते भुजेंद्र नाथ सील को। उसके बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, वहीं पे जॉब करके हिंदुस्तान लौटने वाले एक इंसान जिनका नाम था एन एन सेन गुप्ता। तो उनका फुल नेम था नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। इन्होंने पहली मर्तबा कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर एक नया साइकोलॉजी का लैब ओपन करके साइकोलॉजी की डिपार्टमेंट बनाती 1916 के अंदर। एक नया ब्रांच, एक नई डिपार्टमेंट और एक नया साइकोलॉजिकल लैब बना के तो हिंदुस्तान के अंदर साइकोलॉजी की जान भर दो। तो यही एन एन सेन गुप्ता है। इसीलिए नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन साइकोलॉजी। इंडियन साइकोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है, नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता को कहा जाता है। इन्होंने 1928 के अंदर, इन द ईयर 1928 ही रोड द बुक सोशल साइकोलॉजी, समाज की जो साइकोलॉजी, नफ्सियात है, समाजी नफ्सियात, उस एक बुक का नाम लिख दिया। उसके बाद में 1925 के अंदर इन्होंने एक जर्नल पब्लिश किया। तो उस जर्नल के थ्रू पूरे हिंदुस्तान में साइकोलॉजी के लिए एक क्यूरियोसिटी पैदा करने का काम करने की कोशिश कर दे। साइकोलॉजी के लिए एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट वो न्यूज़पेपर में या वो जर्नल में देखे, हिंदुस्तान के लोगों के अंदर साइकोलॉजी का इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करते 1925 में। और वो साइकोलॉजी का की जर्नल का नाम था, तो जर्नल का नाम क्या था, इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी। तो इतना करने के बाद में, साइकोलॉजी को इतनी जान मिलने के बाद में 1924 के अंदर मैसूरू यूनिवर्सिटी के अंदर सर मिर्जा इस्माइल जब दीवान थे, मैसूरू यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजिकल की एक डिपार्टमेंट ओपन किया गया। उसी तरह 1926 के अंदर पटना यूनिवर्सिटी के अंदर साइकोलॉजिकल एक डिपार्टमेंट बनाई गई। नेक्स्ट 1954 के अंदर इलाहाबाद के अंदर द ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, इंडिया के अंदर साइकोलॉजी की एक ब्यूरो ओपन करता है। नेक्स्ट उसके बाद में 1955 के अंदर बेंगलुरु के अंदर निमहांस को ओपन किया जाता है। निमहांस, ये नाम याद रखो, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। तो मेंटली जो डिसेबिलिटी के जो चिल्ड्रंस रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनको उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेंगलुरु को चुना गया। बेंगलुरु के अंदर पहली बार निमहांस को ओपन किया जाता है, वो भी 1955 के अंदर। नेक्स्ट, इतना सारा इंडिया के अंदर एक साइकोलॉजी डेवलप होते आद, तो ये डेवलप होते आ रहे, तो साइकोलॉजी का स्कोप क्या है, स्कोप जानना बहुत जरूरी है। देखो, जो साइकोलॉजी एक जमाने में सोक्रेटिस, अरिस्टोटल और ग्रीक के लोग पढ़ते थे, वो साइकोलॉजी जर्मन तक पहुंची। किसकी वजह से, रुडेल्फ गोकेल की वजह से, जिसने साइकोलॉजी को पहला अपना नाम दिया, साइकोलॉजी बोल के टर्म इस्तेमाल किया। तो रुडेल्फ गोकेल की वजह से फिर आगे चलते चलते उसे क्या करते हैं, डांटे, कांट,
हॉब्स, जॉन लॉक, ये सब लोग आगे बढ़ाते बढ़ते इस साइकोलॉजी को स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। जो पहले इतना था अब इतना बनने की कोशिश कर रहा है, वो इतना जो है वो इतना बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो उन्हें स्प्रेड होते जा रहा है, तो इंडिया तक भी आगे पहुंचा। जो इंडिया में सिर्फ फिलॉसफी के साथ साइकोलॉजी पढ़ी जाती थी, उसको नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ने और एक्सपांड किया। तो इस तरह एक्सपांड करते जा रहे हैं, तो उसकी स्कोप तो क्या है? तो याद रखो, पहले एक सिस्टमेटिक स्टडी बन गई, साइकोलॉजी एक सिस्टमेटिक स्टडी बन गई। पहले तो फिलॉसफी का पार्ट था, उसके बाद में जब ये इंसानों के बारे में और इंसानों के पूरे एक्टिविटीज, यहां लिखे से देखो, व्हेन इट स्टडी अबाउट द लाइफ फील्ड ऑल फील्ड्स एंड ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज, इट्स इट्स एक्सटेंड देयर स्कोप इन ऑल ओवर फील्ड। पूरे फील्ड के अंदर अपना जो स्कोप था इसका, वो अपना छाप छोड़ते चला जाने लगा। तो इस तरह से साइकोलॉजी आगे बढ़ने लगी। चलो यहां पे क्या लिया, नॉट ओनली नॉर्मल बट एबनॉर्मल कहने का वर्ड है। तो ये साइकोलॉजी जैसा जैसा बढ़ते जाने लगी, ये सिर्फ लोगों की साइकोलॉजी जानने के बजाय, लोगों के बिहेवियर को जानने के बजाय, एबनॉर्मल जो लोग रहते हैं, असामान्य जो लोग रहते हैं, उनके बारे में भी पढ़ना स्टार्ट किया। देखो साइकोलॉजी कितना स्प्रेड होते जा रहे, पहले नॉर्मल लोगों की साइकोलॉजी जानी जाती थी, बाद में मेंटल लोगों की साइकोलॉजी जाने लगी। तो मेंटल लोगों के लिए जानने के लिए ही तो निमोन्स ओपन किया था, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए पूरे हिंदुस्तान भर में। क्यों? साइकोलॉजी को एक्सपांड करने के लिए। तो इस तरह से साइकोलॉजी एक्सपांड होते गए। तो साइकोलॉजी आगे चल के फीलिंग्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करे, उसके इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करे, उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करी। बहुत सारे फील्ड्स कवर होते जाते। कौन कौन से ऐसे फील्ड है, अदर सब्जेक्ट कौन कौन सा है? पहले हमें फिजिक्स देख दे, साइकोलॉजी फिजिक्स को रिलेटेड है, केमिस्ट्री को रिलेटेड है, बायोलॉजी को रिलेटेड है, सोशियोलॉजी को रिलेटेड है, सोशल साइंस को रिलेटेड है, पॉलिटिकल साइंस को रिलेटेड है, एवरीथिंग, हर चीज को साइकोलॉजी रिलेटेड है। तो इस तरह से अपने बाहें फैलाते जाते शाहरुख खान की तरह। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो फिर क्या क्या पढ़ते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे साइकोलॉजी बर्ड्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, एनिमल के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, प्लांट्स के बारे में भी पढ़ना स्टार्ट किया। चलो पहले इंसानों के बारे में साइकोलॉजी पढ़ी जाती थी, अब बर्ड्स के लिए भी पढ़ रहे, अब एनिमल्स के लिए भी पढ़ रहे हैं, प्लांट्स के लिए भी पढ़ रहे हैं। ये जो प्लांट्स के बारे में जो कॉन्सेप्ट है, दिन में जो ऑक्सीजन छोड़ के हाइड्रोजन लेता है प्लांट, वो प्लांट रात में क्या करेगा, ऑक्सीजन लेके हाइड्रोजन छोड़ेगा। तो ये आपको कैसा पता है? तो प्लांट में भी जान होती है। ठीक है, तो प्लांट में भी जान होती है, तो उसकी साइकोलॉजी भी जानी जाएगी। नेक्स्ट एनिमल है, अगर कोई बच्चा भूखा हो गया, किसी काऊ का बच्चा भूखा हो गया या तो किसी जानवर का बच्चा भूखा हो गया, तो तुम उसके हाथ में से रस्सी पकड़े हैं तो वो खींच के चला जाएगा, तो तुमको पता चलेगा कि ये दूध पीने की कोशिश कर रहा है, ये खाना खाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको कैसा पता चला? तो साइकोलॉजी तुम जान रहे हो, न सिर्फ इंसानों के, न परिंदों की, चरिंदों की, सब लोग आए उसके अंदर। तो इतना अपना स्प्रेड होते गया साइकोलॉजी। नेक्स्ट, अगर तुम सच में साइकोलॉजी का स्कोप जानना है, अगर तुम सच में साइकोलॉजी का स्कोप जानना है, तो उसके ब्रांचेस को पढ़ना पड़ेगा, उसके ब्रांचेस को देखा जाएगा। तो उसके दो ब्रांचेस हैं, एक प्योर साइकोलॉजी, एक इम्प्योर या तो अप्लाइड साइकोलॉजी। सर प्योर साइकोलॉजी किसको कहा जाता है और इम्प्योर या तो क्या अप्लाइड साइकोलॉजी किसको कहा जाता है? प्योर साइकोलॉजी मींस दे क्रिएट इट्स एक्सपेरिमेंट, दे क्रिएट इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, दे क्रिएट इट्स theories, whatever theory introduced by the pure psychology, they applied in the impure psychology or applied psychology. जितने भी कानून, जितने भी थ्योरी, जितने भी चीजें, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, वो प्योर साइकोलॉजी में बनाया जाता है और उसको ला के इंप्लीमेंट किया जाता है अप्लाइड साइकोलॉजी में। तो उसके अंदर एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है वो एक अप्लाइड साइकोलॉजी है। क्यों अप्लाइड साइकोलॉजी है? थॉर्नडाइक वगैरह सिर्फ एजुकेशन के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं किए, साइकोलॉजी को जानने के लिए एक्सपेरिमेंट किए। तो थॉर्नडाइक, बाकी के जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी जो थेरीज हैं, उनके थेरी से आने वाले कानून को हम अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर रहे? बच्चा जितना गलतियां करते जाता है उतना सीखता है, और सीखते सीखते गलतियां कम हो जाते हैं। ये किसने कहा? ये थॉर्नडाइक ने कहा।
तो थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है वो थ्योरी आती है प्योर साइकोलॉजी में। समझ में आ रहा है? उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके नियम जो भी हैं, वो हम जब अप्लाइड के अंदर इस्तेमाल करेंगे, एजुकेशन में इस्तेमाल करेंगे, या इंडस्ट्री में इस्तेमाल करेंगे, या क्रिमिनल्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, या मिलिट्री के अंदर इस्तेमाल करेंगे, उसको हम अप्लाइड साइकोलॉजी कहेंगे। ब्रांचेस ऑफ द साइकोलॉजी। अब ब्रांचेस ऑफ द साइकोलॉजी को डिटेल ही पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस हुए हैं, एक दो तीन क्वेश्चंस हुए हैं। तो पहला पॉइंट है प्योर साइकोलॉजी। मैं अभी जस्ट बोला प्योर साइकोलॉजी बोले तो क्या, प्योर साइकोलॉजी मीन्स जो रूल्स बनते हैं, रेगुलेशंस बनते हैं, थेरीज बनते हैं, जो भी चीजें जो ओरिजिनली बनते हैं वो प्योर साइकोलॉजी कहलाते हैं। अब एग्जांपल है जनरल साइकोलॉजी है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, पैरा साइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इंडिविजुअल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड एनिमल साइकोलॉजी। 11 टाइप के साइकोलॉजी में यहाँ पे लिस्ट आउट किया हूं। तो ये सब क्या है, पर्टिकुलर अपने अपने ब्रांचेस के अंदर अपने अपने थ्योरीज, अपने अपने रूल्स को इंप्लीमेंट कर दो। तो इन रूल्स को अप्लाई करने के लिए अप्लाइड साइकोलॉजी अलग है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे एबनॉर्मल साइकोलॉजी है। अब मेंटल के लिए, मेंटल इंसान आने के बाद में आने के साथ ऐसा काटो कर नहीं बोलते हो, उसे आने के साथ उसका दिमाग खोल के नहीं देखते। तो मेंटल जो साइकोलॉजी है, उसे आने के साथ उसके साथ दोस्ती करेंगे पहले, क्यों, तो उसके साथ माहौल बना लेंगे और उसको हमारे ऊपर भरोसा दिलाएंगे, उसके बाद में उसके अंदर के प्रॉब्लम्स पूछेंगे। ऐसा ही करना बोल को क्या तो है क्या सीरियल वाइज, क्योंकि यहाँ पे हाँ इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि ये रूल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कहाँ पे, क्लिनिकल साइकोलॉजी में। कभी भी एक डॉक्टर के पास तुम चले जाते हैं तो डॉक्टर क्या पूछता है, आपको क्या हो रहा है, कैसे फील कर रहे हैं, कुछ कुछ हो रहा है क्या, फिल्म वाला नहीं, ठीक है। ऐसा क्यों पूछता है, क्योंकि पेशेंट को पूछे बिना उन्हें ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। क्यों पूछना बोल कुछ क्या तो हैगा। तो ये लोग क्या करें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट बना के, क्या क्या पूछना क्या क्या नहीं पूछना, ये इंसान को ऐसा ट्रीट करना बोल के है, तो ऐसा ही ट्रीट करेंगे यहाँ पे। क्लियर है। अभी चलो जनरल साइकोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट है। जनरल साइकोलॉजी के अंदर किस किस के रूल्स बनते हैं सर, तुम्हारा अटेंशन है, तो अटेंशन को पहचानने के लिए क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है। अब कोई इंसान खिड़की से बार बार बाहर देख रहा है, तो तुम उसको कैसा पहचानेंगे, उसका अटेंशन यहाँ पे नहीं है, तो उसको मोमेंट्स क्या रहेंगे, ये सारी चीजें रूल कहीं पे बनते हैं, ये जनरल साइकोलॉजी के अंदर बनते हैं। मोटिव्स है, इमोशन है और इंटेलिजेंस है। उसके बाद में आते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी में कैसा है, उन्हें नॉर्मल है ही नहीं है, या तो नशा कर रहे हैं, या तो किसी चीज का एडिक्शन हुआ है, जैसा कि मोबाइल का एडिक्शन आजकल हमको हो रहा है, हम मोबाइल के एबनॉर्मल चिल्ड्रंस हैं। तो ये सारी चीजें। अब यहाँ पे एबनॉर्मल लीजिए, जिसके अंदर कैसे कैसे बीमारी आती है। फोबिया, फोबिया बोले तो भूलने वाली बीमारी है। हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर होता, क्यों होता है हाई ब्लड प्रेशर, टेंशन की वजह से। तो ये कौन बताए टेंशन की वजह से हाई ब्लड प्रेशर होते, तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी वाले बोले। उसके बाद में अल्सर है, ओके। नेक्स्ट अस्थमा है, अस्थमा एक एबनॉर्मल साइकोलॉजी की बीमारी है। नेक्स्ट अल्कोहल एडिक्शन है, ड्रग एडिक्शन है। ये सब क्या है, कौन सी साइकोलॉजी के अंदर आते हैं, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। अब सोशल साइकोलॉजी में क्या रूल्स हैं सर, तो सोशल साइकोलॉजी में किससे मिलकर कैसा बात करें, अपनी जबान को किस तरह इस्तेमाल करें, अपने हाथ का किस तरह इस्तेमाल करें, लोगों के दुख में शामिल हो, सुख में शामिल हो। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस। अभी वहां पे कोई किसी का इंतकाल हुआ है, तो हंसते हंसते हुए चलो जाओ तो बहुत अच्छा लगेगा नहीं, तो वहां पे हंसते हुए नहीं जाना, कौन बोल रहे हैं, तो सोशल के जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने रूल बनाया है, तो कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना है। तो सोसाइटी के साथ है, जैसा कि स्कूल में जाने के साथ एक अलग बिहेवियर, ट्यूशन में जाने के साथ एक अलग बिहेवियर, घर में एक अलग बिहेवियर, और थिएटर में एक अलग बिहेवियर, गर्लफ्रेंड के सामने एक अलग बिहेवियर। तो अलग अलग बिहेवियर। तो ये अलग अलग बिहेवियर दिखाना, ये यहाँ पे इसके रूल्स, इस अलग अलग बिहेवियर को कैसे पहचानेंगे, सोशल साइकोलॉजी की मदद से पहचानेंगे। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, यहाँ पे दूसरा कुछ नहीं है, लाना है और काटना है सीधा। अगर अभी कोविड की जो वैक्सीन थे, वो पहले किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, जानवर के ऊपर, फिर इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे देखा जाते हैं, हमारे ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है। यहाँ पे
एक लैबोरेटरी का इस्तेमाल करके, यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लेस का इस्तेमाल करके रूल बनाया जाओ तुम। नेक्स्ट, उसी तरह फिजियो साइकोलॉजी है, पैरासाइकोलॉजी है, जियो साइकोलॉजी। जियो साइकोलॉजी में क्या जानती हैं सर? हमें वेदर के बारे में जानेंगे। वेदर को जानने के लिए क्या रूल्स है? अभी बादल गिरा हुआ है तो सडनली हमको पहचानते हैं क्या है, हमको सनरेज मिलने वाले नहीं है, कब तक नहीं मिलने वाले, क्या टाइम है। नेक्स्ट, क्लाइमेट्स हैं, कब क्लाइमेट्स आते हैं, कब जाते हैं। सॉइल, जिसके किस सॉइल के अंदर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, किस सॉइल के अंदर नहीं, कौन सी एग्रीकल्चर ईंट के लिए सुटेबल है, ये सब चीजें क्या है, ये जियो साइकोलॉजी के अंदर हमें नजर आ दो। नेक्स्ट, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी तुमना को बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है। क्या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी? तो इसके स्टेजेस हैं, कौन से, एडोलेसेंस है, चाइल्डहुड है, अर्ली चाइल्डहुड है, इन्फेंसी है। अलग अलग स्टेजेस में बच्चा क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, कौन से बिहेवियर दिखाएगा, कौन से बिहेवियर नहीं दिखाएगा, जितने भी डेवलपमेंटल थेरीज हैं वो यहाँ पे नजर आ दो। उसके बाद में चाइल्ड साइकोलॉजी भी है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, एनिमल साइकोलॉजी है। इस तरह से अलग अलग टाइप के साइकोलॉजी आ दो, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर है एक सिम्टम्स, उनको सिम्टम्स एंड सिंड्रोम नजर आते। कैसा? कोई भी एक इंसान एबनॉर्मल चीज दिखा रहा है, एबनॉर्मल की तरह कर रहा है, पागल की तरह कर रहा है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो सिम्टम्स रहता। वो सिम्टम्स को पहचानना ही एबनॉर्मल साइकोलॉजी का क्या एक की पॉइंट है। उसके बाद में एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी को एजुकेशन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, उसको इंक्लूड करके क्लास करेंगे। अगर किसी पीछे बच्चे बैठे सो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पे माइक का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, उसको सामने लाएंगे। अगर कोई बच्चा ज्यादा ही मस्ती कर रहा है, तो उसको पनिशमेंट करेंगे। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो यहाँ पे ऑलरेडी चाइल्ड साइकोलॉजी और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में बना लिए हैं, और उसको अप्लाई करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर। पाउलो ने क्या कहा? जिस इंसान को जो चीज आज दिखाएंगे, तो वो चीज इंसान वो करने की कोशिश करेगा विदाउट इंटीमेशंस। यस, सही बात है क्या नहीं है? अगर विदाउट इंटीमेशंस वो करने की कोशिश कर रहा है, तुमको कैसा पता? हमने कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, पाउलो ने कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, तो वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आ दो। तो यही डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें कहाँ इंप्लीमेंट कर रहा है? एजुकेशन के अंदर इंप्लीमेंट कर रहा है। अभी पेरेंट्स मीटिंग करना है, पेरेंट्स मीटिंग में क्या बताना क्या नहीं बताना वो आपको मालूम होना चाहिए। अभी पेरेंट्स मीटिंग में ऐसे ही बताना, बच्चे के सामने ऐसा बिहेव करना, ये आपको कौन सिखा रहे हैं? जनरल साइकोलॉजी। उसके बाद में क्लिनिकल साइकोलॉजी। जैसे एग्जांपल दिया, कोई भी डॉक्टर के पास तुम चले जाओ, तो उन्हें क्या पूछते? कैसा फील कर रहे हैं, क्या है, नाक ची रही, क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा, ये सब पूछता। क्यों पूछते? विदाउट पूछे इंजेक्शन दिया, तो जिस डॉक्टर को तुम बचाने वाला इंसान समझ के जा चुके होते हैं, वो डॉक्टर तुम्हारे को ऑलरेडी टिकट दे के भेज दे ऊपर साइड में। तो इसीलिए ये साइकोलॉजी डॉक्टर को जानना जरूरी है। नेक्स्ट, लीगल साइकोलॉजी। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। सर, इंडस्ट्रियल में कहाँ साइकोलॉजी इस्तेमाल होती है? अगर कोई इंसान तुम्हारे पास काम करने के लिए आता है, उसका इंटरव्यू क्यों करते हो? इंटरव्यू करना बोल को कहीं पे है? लो और अपॉइंट कर लो उसको। क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? तो वो क्वेश्चन पूछना या इंटरव्यू करना, वो एक साइकोलॉजी है। अगर कोई काम करने वाला इंसान बार बार बोलने पर उसके पास सब्र नहीं रहेगा, तो वो हमारे कंपनी के लिए सुटेबल नहीं है। तो ये कैसा पहचान? जनरल साइकोलॉजी की मदद से। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे लेबर के बारे में है, लेबर को कितने घंटे काम कराना, लेबर को कितने टाइम की पगार देना, लेबर को कब छुट्टी देना। अब लेबर के घर में किसी रिश्तेदार का इंतकाल हुआ है, तुम स्कूल को आओ, तुम यहाँ पे आओ अगर बोले तो तुम जाओगे? अगर जाओगे तो भी तुम्हारा अपना सही से काम नहीं करोगे। तो उनके फीलिंग्स को भी पहचानना, तो उनके फीलिंग्स को पहचानना है, ये कौन बोल दे? ये जनरल साइकोलॉजी वाले बोल दो। तो उनके भी कुछ हुकूक हैं, उनके भी कुछ राइट्स हैं, उनको भी प्रोटेस्ट करने का राइट है, उनको भी बोनस देना है हमें, क्योंकि वरना वो नर्वस हो जाएंगे। उनकी फीलिंग है, उनकी इंटेलिजेंस कम हो जाएगी, स्ट्रेस में अच्छा काम कर पाओगे, पैसे की आड़ में अच्छा काम कर पाओगे नहीं। अगर तुमको सही से सैलरी मिलेगी तो सही किसे काम कर पाओगे? ये हमारा मेंटल थिंकिंग बता दे। तो वही तो यहाँ पे है। अगर तुम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जानोगे, किसी भी इंसान को, किसी भी जो तुम्हारे पास काम करने वाले इंसान को तुम्हें क्या नहीं करेंगे? स्ट्रेस नहीं डालेंगे, उसको बहला फुसला कर काम कर लेंगे। तो वही तो साइकोलॉजी समझा दो।
नेक्स्ट मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी, सर मिलिट्री के अंदर कहां साइकोलॉजी इस्तेमाल होती है? फिटनेस है, फिजिकल फिटनेस। रोज 2-3 किलोमीटर भागना है, तो तुमको कैसा पता कि भागने से तुम्हारा जो बॉडी है वो स्ट्रांग होगा, भागने से तुम्हारा मेंटल स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग होगा। तो रोज भी पुशअप करने से तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग होगी, तुमको कैसा पता? तुम्हारे जिस्म से अगर पसीना निकलेगा तब तुम हेल्दी रहोगे। तो कौन से भी बात को दिल से बाहर नहीं निकालना है, सीक्रेट रखना है। मिलिट्री में सीक्रेट ही बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, तो वही तो ये मिलिट्री साइकोलॉजी में सिखाया जादू, उनको ट्रेनिंग दिया जादू। ट्रेनिंग देना, मिलिट्री में जो ट्रेनिंग देना है वो साइकोलॉजी का ये कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट उसके बाद में पॉलिटिकल का है। पॉलिटिक्स के अंदर, तो पॉलिटिक्स के अंदर ऐसी क्या साइकोलॉजी इस्तेमाल होती है? लोगों के फीलिंग के साथ खिलवाड़ करना है, लोगों के फीलिंग नहीं समझना है। लोग कितना भी चिल्ला ले, लोग कितने भी मरे, हमको कभी फर्क नहीं पड़ेगा, हम इस्तीफा नहीं देंगे, हमको हमारी कुर्सी प्यारी है। ये एक्चुअली क्या है? ये पॉलिटिकल साइकोलॉजी नहीं है। पॉलिटिकल साइकोलॉजी किसे बोलते? अगर किसी एक को भी तकलीफ हुई उसकी जिम्मेदारी हम लेना है, तो यही तो पॉलिटिक्स है। नेक्स्ट ओकेशनल साइकोलॉजी। ये क्या है सर ओकेशनल साइकोलॉजी? ओकेशनल साइकोलॉजी मींस तुमको ट्रेन किया जाता है, उसके हिसाब से तुमको काम दिया जाता है, तो ये ओकेशनल साइकोलॉजी। उसके बाद में क्रिमिनल साइकोलॉजी। क्रिमिनल साइकोलॉजी हमें क्यों जरूरत है सर? कुछ बच्चे गुस्से वाले रहते हैं, कुछ बच्चे मारम मारी के माइंड के वाले रहते हैं, उनको समझाने के लिए बोलते नहीं बहुत टिक है जी उन्हें, हमना को बहुत चिड़चिड़ापन करता है, तो उन्हें चिड़चिड़ापन क्यों करते हैं उसको जानने के लिए हमको क्रिमिनल साइकोलॉजी जानना है। किसी भी गुस्से वाले इंसान को गुस्से से बात करेंगे तो और गुस्सा निकलेगा। किसी भी गुस्से वाले इंसान को उसकी हाल चाल पूछ के, उसे गोल मोल करके उसको पूछेंगे तो सब कुछ बताएगा। तो वही तो क्रिमिनल साइकोलॉजी। अगर कोई एक बच्चा क्राइम करके जेल में चला गया है तो वहां पे जाके क्या करेंगे? तू क्यों मारा कर नहीं पूछेंगे उसे जाएंगे, जाको बात करेंगे। हमारा दर्द कौन भी जानते नहीं यहाँ के वाले लोग, तो उन्हें क्या सोचते? हाँ यस, ये भी इंसान मेरे जैसा ही है। तो एक 4-5 दिन उनके साथ बहला फुसला कर उसके अंदर के पूरे बाहर फीलिंग्स को बाहर निकालता। ये कौन सी साइकोलॉजी है? ये क्रिमिनल साइकोलॉजी है। समझ में आ रहा? तो ये सारी कॉन्सेप्ट ही तो हमको पढ़ना है। साइकोलॉजी के जो ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस में कौन कौन सी चीजें हैं। नेक्स्ट इधर साइड में आओ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखे समय एबनॉर्मल साइकोलॉजी में एक पॉइंट मिस हुआ था, जिसका नाम था, एक बीमारी का नाम है जिसका नाम है ADHD। ये तुम्हारे 2021-22 के कर्नाटका टीईटी के अंदर क्वेश्चन पूछे। क्या ADHD का मीनिंग क्या है? ADHD मीनिंग्स अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD। ये बीमारी किसको होती है? इनको अटेंशन नहीं रहता, एक ही काम के ऊपर फोकस नहीं रहता। इनका काम है एक 5 मिनट इधर फोकस रहा तो दूसरे 5 मिनट में दूसरा फोकस रहता। जैसा कि ये बीमारी हमारे खास करके हमारे कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के अंदर ज्यादा नजर आती। हमारे स्टूडेंट्स कभी भी 1 घंटा बैठ के क्लास सुन ही नहीं सकते। 5 मिनट इधर तो 5 मिनट उधर, 5 मिनट छूटने में चला जाता है, तो 5 मिनट क्या करते? मारने में चला जाता। 5 मिनट में हमारे टीचर्स चुप बैठो करने में चला जाता। ऐसे स्टूडेंट्स ज्यादा हो रहे हैं। क्यों ज्यादा हो रहे हैं? मोबाइल की एडिक्शन की वजह से। मोबाइल में क्या करते? एक ऐप नहीं तो दूसरा ऐप, दूसरा ऐप नहीं तो तीसरा ऐप, एक ऐप बेचा रहा है तो तीसरा ऐप, ऐसा देखते जाते हैं। तो इनके अंदर एक बीमारी पैदा होती है कि हमारा अटेंशन नहीं है, हमारा अटेंशन के अंदर तकलीफ हो रही। तो इसीलिए तो ADHD कहा जाता है, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये एक टाइप के मेंटली स्टूडेंट्स हैं जो ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते, ज्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल करते, ज्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते। तो इसीलिए तो मोबाइल से अवॉइड क्यों करना है, वरना जो अभी तक जनरल इंसान थे वो एबनॉर्मल इंसान भी बन सकते हैं। ये बीमारी है, तो इस बीमारी से हमको बचना है, हमारे बच्चों को बचाना है। तो हमको क्या करना है? स्टडी की तरफ फोकस करना, पढ़ना ज्यादा है, बुक्स देखना है। बुक्स सर बार बार बुक्स देख के ADHD नहीं आ सकता। ADHD क्यों आता? वहां पे अटेंशन तो एक ही तरफ है ना, फोकस बुक की तरफ एक ही फोकस है। ये बुक नहीं तो दूसरी बुक, दूसरी बुक नहीं तो तीसरी बुक नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि एक पढ़ रहे हैं तो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ तो पूरा कंप्लीट हुए तक वही पढ़ दो।
लेकिन हमारे पास होना गेम हुआ तो मोबाइल, गेम हुआ तो व्हाट्सएप चैटिंग, व्हाट्सएप चैटिंग हुआ तो गेम। अगर इन्हें गेम खेलते बैठे रहते मोबाइल बुक के आड़ में, तो कोई उनकी अम्मी वगैरह आ गए तो उन्हें क्या करते, गेम का जो गेम है उसे मिनिमाइज करके किसके ऊपर फिक्स किया जाता, तो स्टडी के ऊपर। तो मतलब दो तरफ कंसंट्रेट बढ़ा उसका। उतना हुआ था क्या, एक 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 स्टूडेंट क्या करते, फोन लगाते, अरे बाहर खेलने जाएंगे अगर बोलते उन्हें खेलने जाके छोड़ दो, वो एक फोकस अलग। तो हर 5 मिनट भी बैठने का नहीं हो रहा हमारे बच्चों को आज तक। वो छोड़ो, हमारे बीएड करने वाले लोगों को नहीं हो रहा, हमारे टीचर्स को नहीं हो रहा, तो टीचर्स भी इसके साथ एडिक्ट हो चुके हैं। तो इसीलिए इस बीमारी से बचना है, एडीएचडी से। तो हम साइकोलॉजी पढ़ना, साइकोलॉजी पढ़ने वाले साइको होते, ऐसा कुछ नहीं है। साइकोलॉजी पढ़ना जरूरी है क्योंकि हम अपने फीलिंग्स को, अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सका। कौन सा बच्चा किस तरह से बिहेव करता है हम पहचानेंगे तो हम ही तभी जाके क्या करेंगे, बेस्ट टीचर बनेंगे। अदरवाइज टीचर बनने के हकदार नहीं है। तो ये सब चीजें जानना जरूरी है। कौन से इवेंट में बच्चा क्या करता है। अभी एक बच्चा कौन सा भी खिड़की में से बाहर देख रहा है, उन्हें बार बार डिस्टर्ब कर रहे, करना क्या है वहां पे, उसको सामने बिठाना है और उसके टेका दे के बैठने की परमिशन नहीं देना। अगर उन्हें दीवार को लग के बैठा तो समझो कि उन्हें नींद करना पक्की है, या तो उन्हें कंसंट्रेट करेगा ही नहीं तुम्हारी क्लास को, क्योंकि सब कुछ आराम मिल रहा है ना। तो ये बहुत सारी साइकोलॉजी है जिसको हमें समझना है। इसके बेस पे क्वेश्चंस भी आते हैं स्टूडेंट के ऊपर डाल के, या स्टूडेंट को टीचर के ऊपर डाल के, या तो एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चंस पूछते इसी के अंदर। तुम लोग हाइपर अभी तुम लोग को एक सडनली बोल दे, एक बच्चा पे एक क्लास में बैठा हुआ है, वो बच्चा क्या कर दे, कुछ 5 मिनट बुक देख रहा है, 5 मिनट अपने दोस्त से बात कर रहा है, 5 मिनट तुमना को क्वेश्चन पूछ रहा है, सब लोगों को उल्लू बना रहा है। तो इस बच्चे को किस बीमारी है, या तो कौन सी बीमारी है, तो ये इसके पास क्या है, अटेंशन डिफिक्ट है। तो उन्हें एक तरफ फोकस ही नहीं कर सकता, अटेंशन ही नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है। हाँ, ये वाले कॉन्सेप्ट समझो। अगर इस वीडियो में आपको कुछ डाउट्स बचे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर कोई डाउट बाकी है तो फिर अगली वीडियो में मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।